आज हम लोग क्वाशिंग के सेकंड पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वाशिंग के डेफिनेशन और प्रोविजंस के बारे में देखा था कि सेक्शन 482 सीआरपीसी में हम लोग क्रिमिनल क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग होती है उसको क्वाश करवा सकते हैं, वेदर एफआईआर हो या फिर कंप्लेंट हो, इनको हम क्वाश कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से ये गाइडलाइंस दी गई कि किस किस केसेस में कैसे कैसे सिचुएशंस में क्वाशिंग की जा सकती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है वो एक एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का, जिसमें कि पूरा एक क्वाशिंग को लेके एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया गया था एपेक्स कोर्ट के द्वारा कि किस किस केसेस में क्वाशिंग शुड बी अलाउड। इसका एक लिस्टिंग किया गया था। तो इसमें जो पहला जो हम लोग देखते हैं कि कभी कोई ऐसा केस है, जैसे मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हो जाए ऐसी, और उस एफआईआर से ऐसा लगता है कि एफआईआर को अगर रीड किया जाए तो मे बी जो इंसिडेंट वो बता रहे हैं वो तो ट्रू है कि ऐसे घटना हुई, ऐसे हुआ, सब कुछ ऐसे हुआ, लेकिन इससे निकल के कोई ऑफेंस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऑफेंस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लो कंप्लेनेंट जो है उस अलेज करता है उसकी चीटिंग हुई है, लेकिन वहां पे कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जो कि एक क्या है, डिसऑन, जब आप चीटिंग को 420 को आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मिलेगा। तो अगर उस पूरे एक्ट को उसने बता दिया कि मैं जा रहा था, ऐसे था, इस पर्सन ने ऐसे किया, ऐसे हुआ, लेकिन अगर उसको एक्चुअल में देखने पे हमको ये लग नहीं रहा है कि ये तो चीटिंग, लग ही नहीं रही, चीटिंग का जो इंग्रेडिएंट है ये तो मिसिंग है, इस पर्सन का तो कोई इंटेंशन नजर नहीं आ रहा है चीट करने का। तो अगर ऐसे केसेस है, या फिर आप एग्जांपल ले लो कि थेफ्ट हम अलेज कर रहे हैं कि इस फलाना पर्सन ने मेरे घर से चोरी की, लेकिन हम ये नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं कि इसने रॉन्गफुली किसी चीज को लिया है मेरे पोजीशन से बाहर। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी क्राइम है, आईपीसी जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हर क्राइम का अपना अपना एक इंग्रेडिएंट दिया हुआ होता है। ठीक है। तो जैसे कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहीं पे दिया हुआ है चीटिंग के लिए, तो वहां पे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, आपके जो आपने फैक्ट्स बताए पुलिस के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने, उसमें से ये निकल के आ रहा हो कि एक्चुअल में ऐसी चीजें हुई हैं। ठीक है। आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं कि आप एविडेंस उस स्टेज, लेकिन आपकी जो बातें हैं, जो आपने एफआईआर एट द आउटसेट कह सकते हैं, या एकदम मतलब प्राइमा फेसाई देखते ही लगना चाहिए कि हाँ यहाँ तो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो फिर तो आगे बढ़ेगी, तब क्वाश नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा केस है जहां पे ऑफेंस नजर ही नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा आप एफआईआर पढ़ ले रहे हो, आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी ऑफेंस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस को भी हाई कोर्ट जो होती है अंडर 482 क्वाश कर सकती है। दूसरा, अगर आपने पूरा एफआईआर देख लिया और आपको लग रहा है कि ये तो कोई कॉग्निजेबल मामला होता ही हुआ नहीं दिख रहा है। हमने देखा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कैसे ऑफेंस होते हैं, तो बहुत सीरियस नेचर के जितने ऑफेंसेस होते हैं वो सब कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो अगर कोई कॉग्निजेबल केस हो रहा है और वहां पे मतलब कि कॉग्निजेबल केस नहीं बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, मतलब एफआईआर तो पुलिस ने लिख लिया, ठीक है, लेकिन कोई भी कॉग्निजेबल मामला एक्चुअल में नहीं दिख रहा है, जिसमें कि हमको महसूस हो कि यहाँ पे तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। जैसे कि हमने फिर से देखा यहाँ पे भी कि जैसे एलिगेशन हो रहा है चीटिंग का, लेकिन यहाँ पे कोई इंटेंशन ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे डिसीविंग हो रही है। ठीक है। जैसे कि आप देख लो, हमने बता दिया कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगा देते हैं हम लोग, देखते हैं सीधा 506 आईपीसी की धारा लगा दी जाती थी। तो ये क्या है, और यहाँ पे थ्रेट अगर जो है वो बहुत वेग लग रहा है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि एक्चुअल में ऐसा कोई फियर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा हो। तो मतलब पूरे एफआईआर को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहां पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे केसेस में भी आप कह सकते हो कि कोर्ट जो होगी वो 482 में क्वाश कर सकती है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस निकल के नहीं आ रहा है। अगर ऑफेंस निकल के नहीं आ रहा है, ये दो केसेस हमने पढ़ लिया। तीसरा, हम लोग देखते हैं कि कई बार कभी एकदम बहुत ही एब्सर्ड से चार्जशीट लगी हुई होती है। जैसे कैसे एब्सर्ड चार्जशीट लगी होगी, आप एग्जाम्पल देख लो, कई सारे जगह पे ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि हम लोग देखते हैं कि
कहीं पे किसी ने लगा दिया कि ये तो ब्लैक मैजिक से इसने मेरा पूरा का पूरा वेल्थ जो है इसने चुरा लिया है। ठीक है। इस तरह की बातें हम लोग बहुत जगह ऐसे एलिगेशंस होते हैं फर्जी, गांव में लोगों को इनफैक्ट मार भी दिया जाता है कई बार, बहुत सीरियस घटनाएं निकल के आती हैं। तो ये सब कंप्लेंट हो गई, जैसे कि मान लो कोई पर्सन हमसे 100 किलोमीटर अवे रह रहा है, ठीक है, और फिर भी हम बोल देते हैं कि इसने मेरे को फिजिकली असॉल्ट किया है। तो ये कैसे, मतलब कोई मीन्स आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि कोई रिमोट टेक्नोलॉजी है या कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास जिससे आप बता सको कि कि ये आदमी आपको कैसे कोई फिजिकली असॉल्ट कर सकता है। कोई अमेरिका में बैठा आदमी, आप यहाँ इंडिया रहते हो, तो कैसे आपको फिजिकली असॉल्ट कर दिया। तो ये एफआईआर को पढ़ के ये भी समझना अगर मुश्किल हो रही है, तो ऐसे केसेस को भी 482 में हाई कोर्ट जो होती है वो क्वाश कर देती है। ठीक है। मतलब एक प्रूडेंट मैन कह सकते हैं कि नो प्रूडेंट पर्सन कुड कंक्लूड अ क्रिमिनल ऑफेंस, ऐसा नजर आ रहा है। मतलब जैसा वो वहां पे बताया गया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो ऐसा कोई समझदार आदमी कैसे सोच सकता है कि ऐसा कोई घटना हो सकता है। ठीक है। तो ये बहुत इम्प्रोबेबल नजर आ रहा है, एब्सर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, कि ब्लैक मैजिक से किसी ने किसी को मार दिया। ठीक है। ये चीजें हैं। फिर अगर आपका एफआईआर इन्वेस्टिगेशन जो है उसके तहत कोई एक्सप्रेस बार हो, जैसे कि मान लो 498 ए आईपीसी हम लोग जानते हैं। अब 498 ए आईपीसी में हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेस बार क्या होती है, तो उसके लिए कुछ लिमिटेशन दी गई है। हस्बैंड या उसके फैमिली मेंबर्स पे हम लोग कई बार देखते हैं डॉरी का प्रोविजन लगा दिया जाता है 498 ए आईपीसी का। लेकिन इन सब जितने भी सीआरपीसी में क्राइम मतलब आईपीसी के हैं, उनके लिए कुछ प्रोविजंस बनी हुई है 468 सीआरपीसी में, जो कि लिमिटेशन को बताती है। तो ये जो लिमिटेशन अगर एक्सपायर हो चुका है, मान लो किसी क्राइम को आपको इतने दिन के अंदर ही में उससे रिलेटेड आपको कंप्लेंट डालना है, ऐसा कुछ है, और आपने वो लिमिटेशन को एक्सपायर कर दिया है, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड को, जैसे मान लो एनआई एक्ट के केसेस में चेक चेक बाउंस के लिए भी कुछ लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आपने उसको भी एक्सपायर कर गया, उसके बाद आप लेके आए हो चेक बाउंस का केस करने के लिए, और फिर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई या कंप्लेंट दर्ज कर लिया गया, तो ऐसे केसेस को भी आप क्वाश करा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे एक्सप्रेस बार हो, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने इस केस में एक बात कहा कि अगर कभी कोई केस ऐसा किया गया जो मैलाफाइड या फिर अल्टीरियर मोटिव से किया गया है, जैसे कि आपका कोई बिजनेस राइवल है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में कई बार होते हैं कि चेक्स का हम लोग आपस में एक्सचेंज होता है, ठीक है, और ऐसे चीज में आप उनको मतलब जो हो फंसाने के लिए आप उनको लेके 138 एनआई एक्ट में आपने जाके केस कर दिया। ठीक है। तो ये सारी जो आपके मेलाफाइड मोटिव्स या अल्टीरियर मोटिव्स के लिए आपने किया है, ये सारे केसेस को भी हाई कोर्ट जो होती है वो क्वाश कर देती है। जैसे कई बार हम लोग मतलब फॉल्स एविडेंस वगैरह फैब्रिकेट करके पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 323 वगैरह का एलिगेशन लगा देते हैं असॉल्ट का। ये सब सब क्या है, ये सब को आप 482 सीआरपीसी में आके हाई कोर्ट से क्वाश करवा सकते हो, लेकिन आपको अल्टीरियर मोटिव बताना पड़ेगा कोर्ट को। फिर जो मोस्ट एक और बहुत कॉमन देखते हैं हम लोग, सिविल से क्रिमिनल टर्न कर दिया जाना, मतलब कोई डिस्प्यूट जो है वो एकदम एक्चुअली में दिख रहा है कि ये तो सिविल नेचर का डिस्प्यूट है। जैसे बिल्डर वाला एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम भी आपको दिया था कि बिल्डर से आपका एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट होता है कि बिल्डर इतने साल में आपको प्रॉपर्टी लेके हैंड ओवर कर देगा, बाद में बिल्डर नहीं कर पाता है। अब आप क्या करते हो, उसके अगेंस्ट चीटिंग का केस कर देते हो, आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर दिया। ये सारे केसेस क्या है, ये आपने एक्चुअल में उस सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल कलर दे दिया। ठीक है। तो ये सब केसेस कोर्ट को अगर प्राइमा फेसाई देख कर नजर आएगी कि ये तो सिविल डिस्प्यूट है, तो कोर्ट जो है वो 482 सीआरपीसी में इसको क्वाश कर सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। अगर कभी भी आपको इससे रिलेटेड, कभी भी क्वाशिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी आए, तो आप हमेशा इस केस को फॉलो करना, आपको अपने केस में खुद अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या एक्चुअल में ये क्वाश होने लायक है या नहीं है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का है, जिसमें कंसेंट से भी क्वाशिंग की जा सकती है। कैसे होती है, तो हम लोग देखते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्रोमाइज
हो जाता है दो पार्टी के बीच में। तो कॉम्प्रोमाइज जब हो जाती है उसके बाद क्रिमिनल केसेस, कई सारे केसेस में क्रिमिनल केस खत्म हो जाती है और कई सारे में फिर भी चलती रहती है। तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज वाला केसेस कौन कौन सा होगा, तो हमें समझना पड़ेगा स्पेशली कि जैसे जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज है, ठीक है। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज जो है उसमें मोस्टली, तो जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस होंगे जो उसके अंदर ही कंसेंट से हो, क्योंकि कंपाउंडेबल में तो ऐसे भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, पॉसिबल है। तो वहां पे तो कोई भी क्वाश कराने की जरूरत है। तो जो भी नॉन कंपाउंडेबल केसेस हैं, ऑफेंसेस हैं, वहां पे क्योंकि हमारे पास और कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है, इसलिए वहां पे हम 482 के अंदर में क्वाशिंग में जा सकते हैं। जैसे क्या मर्डर, रेप्स, ये सब क्या है, सब एकदम सीरियस ऑफेंसेज हैं। ऐसे तो इनके अंदर मैं सिंपली बताऊं तो जो इतने सीरियस नेचर ऑफेंसेज हैं वहां पे क्वाशिंग नहीं ही होती है। मर्डर, रेप्स, ये सब केसेस में क्वाशिंग ऐसे भी कोर्ट जल्दी अलाउ नहीं करती है, ठीक है। और कंसेंट वाली कॉम्प्रोमाइज भी पॉसिबल नहीं है ये सब केसेस में, ठीक है। कि हमने कर लिया गांव में, जैसे हमने देखा है कि रेप्स के केसेस में पार्टीज आके शादी कर लेती हैं कि हाँ हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन क्रिमिनल केसेस उस तरह से खत्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। दूसरा, कंसेंट का और कहाँ कहाँ कंसेंट के थ्रू हो सकता है, जैसे मान लो कोई सिविल डिस्प्यूट हो गया, क्रिमिनल कलर हो गया, जैसे हमने देखा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और चीटिंग एलेज कर दिया, ऐसे सब केसेस जो है ये सब में अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आप कंसेंट से आके इसको आप आराम से क्वाश करवा सकते हैं, ठीक है। और एक केस है जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, जो कि काफी सीरियस नेचर ऑफेंस है। जैसे इसमें एक केस है नरिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इस केस में अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में क्वाशिंग पे क्वाशिंग हो दी गई थी। तो इस केस में मतलब यही कहा गया कि फैक्ट जो होगा ना, हर केसेस का अपना अपना फैक्ट्स है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस आप जो हो क्वाश कर सकते हो। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि देखो सीरियस नेचर ऑफेंस को भी क्वाश कर दिया गया है, ठीक है। तो क्वाशिंग में ये सब होता है। और कंसेंट वाले क्वाशिंग में आप एक चीज जान लो कि जो कंप्लेनेंट है, जैसे मान लो ए ने बी के अगेंस्ट कोई केस फाइल किया था, तो ये कंप्लेनेंट हो गया, ठीक है। और ये अक्यूज्ड है, ठीक है। तो अगर अक्यूज गया क्वाशिंग में, अक्यूज ही जाएगा क्वाशिंग में क्योंकि उसके अगेंस्ट सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। तो अगर जब अक्यूज हाई कोर्ट में जाएगा तो उसको इसको भी पार्टी बनाना पड़ेगा क्वाशिंग में। और दूसरा कि इन दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है इसको लेके एक मतलब कि एक एनओसी भी इससे लेना पड़ता है कि इस पार्टी का एक नो ऑब्जेक्शन का एक एफिडेविट भी लगता है, ठीक है। ये जो कंप्लेनेंट है इसका एक एफिडेविट लग जाएगा, ठीक है। इन लोगों का एफिडेविट लगेगा मिलके कि हम लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ठीक है। तब जाके आप क्वाशिंग फाइल करते हो, क्वाशिंग बाय कंसेंट वाला, ठीक है। कि हम दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया, इस मैटर को क्वाश कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सारा केसेस है जिसमें कि आप क्वाशिंग के लिए इजिली जा सकते हो और आप कोर्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके मैटर को हाई कोर्ट जो है वो क्वाश कर देगी और आप पूरी तरह से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो डिस्चार्ज है और क्वाशिंग इनमें क्या डिफरेंस है, डिस्चार्ज क्या होगा, वो किस स्टेज पे किया जाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।